हेलो, चलिए दीपक की व्यथा को आगे बढ़ाता हूं। कल दीपक की व्यथा को आपके साथ शेयर किया था। दीपक को ट्यूमर है, डॉक्टर कहता है कि अगर ट्यूमर को निकाला जाएगा, ऑपरेट करना भी ज़रूरी है, तो उसको पैरालिसिस मार देगा। दीपक असमंजस में आकर, आप ही की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो क्या उसके ऊपर सेक्शन 309 चार्ज होना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले आज जानेंगे सेक्शन 309 के बारे में। हेलो ऑल, आई एम दीपक प्रकाश। वेलकम टू लेक्चर 23 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। अगर आपको याद होगा, इन लेक्चर 22 आई कवर टॉपिक्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? इज इट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? What are the important cases related to principles of natural justice? Then I discussed about Menka Gandhi case, Central Inland Water Transport Corporation Limited versus Brajanath Gongli case, as well as exceptions to the principle of natural justice. What are the exceptions to it? Is it still part of basic? Is it part of basic structure or not? तो ये सब सारे पहलुओं पर मैंने डिस्कस किया था। Few days back I posted in my Telegram channel also 3 questions related to this topic. So kindly go and attempt those questions. Coming to today's lecture, today I'll be covering topics like section 309 of the IPC. Constitutionality of section 309 of the IPC. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में इंपॉर्टेंट केसेस जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मैं डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग विथ पी रत्नम केस। पी रत्नम केस क्या था वो समझेंगे। सेकेंड आई विल डिस्कस ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस क्या था? थर्ड अरुणा सानबॉग केस, दो इट इज दैट वर्ड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इट इज रेलिवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। फोर्थ इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कैसे देखा गया है समवन हु इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड और समवन हु इज अटेम्प्टिंग सुसाइड। फिफ्थ इज व्हाट इज द रिसेंट एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन सुसाइड। सुसाइड पर डेटा अभी दिसंबर में ही एनसीआरबी ने रिलीज किया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट करके। तो उसमें देखेंगे किस स्टेट में ज्यादा है, कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी भारतीय न्याय संहिता आया है। तो भारतीय न्याय संहिता डज इट गिव प्लेस टू सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी और नॉट? मैं चाहता हूं कि आप एकदम अपडेटेड रहें। अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, अब आईपीसी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, तो हम लोग देखेंगे कि क्या भारतीय न्याय संहिता में ये कवर्ड है कि नहीं। कमिंग टू बेसिक ऑफ सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी, तो सबसे पहले आईपीसी के बारे में आपको पता है 1860 में आया था ब्रिटिशर्स के टाइम। तो सेक्शन 309 क्या कहता है वो समझना है। सेक्शन 309 बेसिकली क्रिमिनलाइजेज अटेम्प्ट टू सुसाइड। कोई सुसाइड को अटेम्प्ट कर रहा है, सो इट क्रिमिनलाइजेज इट एंड प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर और फाइन और बोथ। या तो दोनों हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, या 1 साल का पनिशमेंट सिर्फ मिल सकता है, या सिर्फ फाइन मिल सकता है, या दोनों मिल सकता है। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 309. So India became a democratic country after 1947 when we got independence. So means IPC is still being carried forward. अभी भी हम लोग वही लेकर चल रहे हैं। अभी ना भारतीय न्याय संहिता आया तो उस समय भी आया। So multiple issues arose. So constitutionality of section 309 of the IPC was challenged in various cases. Initially it was challenged in district court, later on it came to high court and ultimately it reached to Supreme Court. We are going to cover important cases that reached to Supreme Court. Supreme Court में कैसे सेक्शन 309 को चैलेंज किया गया था, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटेबल केस है वो पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। क्रोनोलॉजी हमेशा याद कीजिएगा, यूपीएससी कभी भी केसेस का क्रोनोलॉजी पूछ सकती है। यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी means UPSC when it would change its pattern, when it would means have a different outlook on question paper question, कैसे वो लोग चेंज करेंगे, कैसे उसका पैटर्न बदलेंगे। सो क्रोनोलॉजी ऑफ द केसेस अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, कभी पूछा जा सकता है, तो क्रोनोलॉजी को समझिएगा।
सो पी रत्नम केस में क्या सुप्रीम कोर्ट बोला, ढंग से समझिएगा। राइट टू लाइफ इनहेरेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो कंटेन राइट टू डाई। सुप्रीम कोर्ट बोलता है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो कन्फर्स द फंडामेंटल राइट टू डाई। इट हेल्ड सेक्शन 309 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, इट ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुसाइड जो है इट इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, रादर इट इज अ साइकोलॉजिकल इशू। एक साइकोलॉजिकल इशू है, इट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। व्हाई अ पर्सन हु हैज अटेम्प्टेड सुसाइड शुड बी चार्ज फॉर समथिंग एज अ क्राइम। सो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इट्स अ क्राई फॉर एड। ये एग्जैक्टली टर्म सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में यूज किया है। इट्स अ क्राई फॉर एड, नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर पनिशमेंट। दोज हु आर अटेम्प्टिंग सुसाइड दे मस्ट बी लुक्ड थ्रू ह्यूमेन एंगल। उनको ह्यूमेन एंगल से देखने की जरूरत है। 2 ही साल बाद मामला ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आता है। वो केस अलग था। क्या केस था? ज्ञान कौर और उसके हस्बैंड बोथ वर एक्यूज्ड ऑफ पुटिंग किरोसिन ऑन देयर डॉटर इन लॉ, ताकि वो मर जाए। ज्ञान कौर ने बोला कि सी अटेम्प्टेड सुसाइड, बट जो बहू वाली थी फैमिली, उन्होंने बोला कि नो, इन लोगों ने ऐसा किया था। इट वॉज अ केस ऑफ अबेटमेंट। सो ज्ञान कौर में दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स स्टैंस। सुप्रीम कोर्ट बोला इट्स ओवररूल्ड इट जजमेंट इन पी रत्नम केस। सुप्रीम कोर्ट बोला राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट कन्फर एनी फंडामेंटल राइट टू डाई। फंडामेंटल राइट टू डाई नहीं है। आपको भगवान ने राइट टू लाइफ दिया है और वही छीनने वाला है। यू कैन नॉट टेक इट बाय योर सेल्फ। आप खुद से अपनी जिंदगी को नहीं छीन सकते हैं। Thus, section 309 of IPC gets legally enforced and revived. So, Supreme Court said sanctity of life must be respected, should not be disregarded. ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। Another important case was Arna Sanbok case. ये though it is not directly related to this case, क्योंकि इसके बारे में मैं जब आगे लिविंग बिल और यूथेनेशिया के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, बट समहाउ इट इज रिलेटेड टू दिस केस बिकॉज सुप्रीम कोर्ट व्हाइल पासिंग द जजमेंट गेव सर्टेन पासिंग रिमार्क ऑन सेक्शन 309। क्या सुप्रीम कोर्ट बोला था अरुणा सानभोग में, ये समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट सेड सेक्शन 309 इज एन एनाक्रोनिस्टिक लॉ विच डज नॉट सूट आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी। हमारा इंडिया का जो सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटी, उसमें सेक्शन 309 इज एन एनाक्रोनिस्टिक लॉ, इट शैल बी रिपील्ड, इट शैल बी डिसबैंडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर नॉट राइट नाउ मेकिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, रादर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिकमेंड किया कि पार्लियामेंट शुड रिपील सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। पार्लियामेंट को 309 जो है सेक्शन, उसको हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गेंद जो है वो पार्लियामेंट के पाले में डाल दी। पार्लियामेंट ने क्या किया, अब ये समझिएगा। आपने जरूर सुना होगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2018 में पास हुआ, 2016 में हुआ था, देन अमेंडेड वर्जन वाज पास्ड इन 2018। सो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या हुआ, अब वहां देखिए पार्लियामेंट, this case in Aruna Sanbok case, Supreme Court recommended to Parliament कि सेक्शन 309 को रिपील कर दीजिए। सो इन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पार्लियामेंट enacted it which states that if a person attempts to commit suicide he shall be regarded as a mentally ill person। एक आदमी जो कि सुसाइड करने की कोशिश करता है, he shall be regarded as a mentally ill person who shall be provided with a medical care, medical treatment in a hospital. He does not deserve to be in jail or she does not deserve to be in jail. उनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। It needs to be looked into we need to look into the stress level of that person. Why someone is committing that means attempting suicide. So section 115 of the act presumes that
Section 115 of Mental Health Care Act, it presumes that the one who has attempted suicide is under severe stress. Since he is under severe stress, it's a psychological issue. He needs treatment. He needs human touch rather than some sort of punishment. Supreme Court said in Mental Health Care Act, Parliament said कि people under stress needs to be handled carefully. लेकिन एक बात ध्यान रखना है, however, Parliament अभी तक has not scrapped Section 309 of the IPC. It is still in the statute. अभी भी statute पे है. So it continues to be a part of IPC where it will have limited implications to cover events such as person undertaking a fast and to death. उन लोगों पे उसका एप्लीकेशन होगा. अभी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, अभी इसी मंथ दिसंबर में इट वाज रिलीज्ड. नेम ऑफ द रिपोर्ट इज एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2022. तो चलिए सबसे पहले 2-3 बातें बता देता हूं एनसीआरबी का, कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो इट इज द ओनली पब्लिकली अवेलेबल डेटा ऑन सुसाइड इन इंडिया. सिंगल पब्लिकली अवेलेबल डेटा है सुसाइड के ऊपर. सेकेंड थिंग, when it comes to suicide, we are not presenting a very hopeful picture. Hopeful in the sense कि suicide rate in this country is going up. So vis-a-vis 2021, in 2022 suicide rate increased by 4.2%. तो 2021 में करीब 12 लोग हर 1 लाख पॉपुलेशन में they attempted suicide or committed suicide. This increased to 12.4 this year, 2022 means last year. तो इंक्रीज हुआ है. सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सिक्किम. वहां तो 42-43% है, विच इज रियली ग्रॉस. क्या रीजन है दैट वी नीड टू लुक इनटू, बट द सर्टेन रीजंस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड आर, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो सबसे ज्यादा लोग जिस कैटेगरी में मरे हैं, जिस प्रोफेशन से आते हैं, वो डेली वेज अर्नर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं. सो more than 1/4 of the people belong to that category, and in the second categories are housewives. देन रिपोर्टेड काउजेज जो हैं, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड काउजेज हैं वो है फैमिली रिलेटेड काउजेज, फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स. सो इट्स अ काउज ऑफ कंसर्न. लास्ट ईयर नियरली 1.64 लाख पीपल डाइड ड्यू टू सुसाइड इन इंडिया. दिस ईयर इट went up to 1,70,900 something, which is really sad. So हमें इसको समझना है कि why it is happening. Coming to भारतीय न्याय संहिता, अभी इट इज इन न्यूज. पार्लियामेंट रिसेंटली इसी विंटर सेशन में इसको पास किया है. तो समझना है कि क्या भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है या नहीं है. सो द भारतीय न्याय संहिता रिपील और रिमूव्स सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी इंटायरली. भारतीय न्याय संहिता में कहीं भी सेक्शन 309 नहीं है. दिस मीन्स attempted suicide will no longer be a crime under new statute, new Bharatiya Nyaya Sanhita. But there is an exception to it. If somebody is attempting to commit suicide to obstruct a public servant from doing his duty, then it is a crime. मतलब नॉर्मली सेक्शन 309 को भारतीय न्याय संहिता ने खुद से दूर रखा है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, वो है सेक्शन 224 में और भारतीय न्याय संहिता. इफ यू आर अटेम्प्टिंग सुसाइड टू ऑब्स्ट्रक्ट अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, देन इट इज अ क्राइम. सो दिस इज बेसिकली वन कैन से कि एक इसमें गवर्नमेंट का गुड इंटेंशन ये है, गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप प्रैक्टिसेस लाइक सेल्फ इमोलेशन. बहुत सारे लोग देखते होंगे कि चाइनीज़ डेलीगेशन अगर आए तो तिब्बतन का आप देखे होंगे कि वहाँ जाकर वो खुद को आग लगा लेते हैं. सो इन प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए सेल्फ इमोलेशन हुआ या हंगर स्ट्राइक्स को रोकने के लिए, ये सब के लिए गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है. सो कीप यू इन माइंड सेक्शन 224 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शन टू इट एंड देयर इज नो प्लेस of section 309 of the IPC in new Bharatiya Nyaya Sanhita. More importantly, coming to, so I have discussed like almost
everything related to section 309 of the IPC. I have covered it because it was directly related to article 21, right to life. So in next lecture I'll be discussing issue of euthanasia. उसके दोनों aspect को मैं देखूंगा. What is active euthanasia? What is passive euthanasia? Day after tomorrow I'll be uploading 4 to 5 questions related to this topic in my Telegram channel. If you enjoy this video, kindly like, share and subscribe. Happy learning. Take care.